मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति समीर शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वे शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने धैर्य से समीर की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही तैयार हूँ। वे कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं उस कपड़े को देखी तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती ड्रेस थी। मैंने कहा, समीर ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। समीर कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लेने की समीर को क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर समीर ने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे, कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी। और अब बहरहाल मैंने ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस और ड्रेस में तो मेरे हुस्न के चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो समीर मेरे कमरे में आ गया। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखने लगा, फिर कहने लगा कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ़ें पर मैं चुप सी हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर समीर ने मुझे फ़ौरन से टोक दिया। कहने लगे कि क्या कर रही हो, कीमती ड्रेस का सारा लुक ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, समीर मैं यूँ तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें, ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। फिर उसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। समीर कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में समीर के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वे फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं है। समीर के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझे कह दिया था कि उनकी तनख्वाह बस इतनी है कि महीना बाद में ख़त्म होगा और पैसे पहले मैंने भी कोई तराज ना किया था। शादी के उन दिनों में मैं समीर से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेली ही रहती थी। छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले ही दिन किचन संभाल लिया था। समीर मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसीलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने भी गुजरने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब समीर की गुंजाइश नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी, वे भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे। मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वे एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। कम से कम भी उसकी कीमत 10 से 15,000 की थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। बहरहाल समीर के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वे गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। हॉर्न देते ही फ़ौरन चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। उस पार एरिया में उस वक्त 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावत पर होती है। समीर मेरा हाथ पकड़ मुझे अंदर लॉज में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और उस पर सीतम की दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ये किस किस्म की दावत थी जहाँ सब मर्द ही थे, औरत नहीं। और ये अगर सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर समीर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल समीर के साथ साथ रही। मैंने कहा,
कहा, समीर यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वे कहने लगे कि ये सब शादीशुदा नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ में अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब समीर ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और फिर मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे समीर के दोस्त कोई अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब सी नज़रें थी सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब बेबाकी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थीं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन से उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ उस वक्त 5 मर्द और पांचों के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग और शराब था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए समीर के पास जाकर उनके पल्लू से लग गई थी। मैंने कहा, समीर मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिल नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे एक खुले मिजाज की लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जा सके और इंजॉय कर सके। इसीलिए डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो समीर का रवैया देखकर हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, समीर का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपनी माँ के रहने गई है और बाकी 2 सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, उन सब की भी शादियाँ हो जाएंगी तो इन सब की बीवियाँ आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियाँ नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर समीर से कहने लगा, आओ समीर ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं समीर का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम में के टेबल तक पहुंची थी जहां पर अलग अलग किस्म खाने लगे हुए थे और समीर के साथ में टेबल पर बैठ गई। समीर के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वे मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी ये भी खाकर देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा जैसे मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से समीर की तरफ देखा जो उसको मुझे की बजाय 4-4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, समीर अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वे कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई लड़खड़ाते हुए समीर के बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी उस शॉर्ट ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते वजूद को बेड के साइड से टेक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैंने चूड़ियां पहनी थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होश हवास में नहीं आई थी जब समीर बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे
लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा पता नहीं समीर, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने की वजह मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसीलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। समीर काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो समीर ने कभी मुझसे ऐसे जिन्ने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर ज़ख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलते रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे समीर ने एक नई ड्रेस लाकर दी, कहने लगा तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है, और फिर उस दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेझिझक होने लगे। भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। समीर तो बड़ा खुशनसीब है, उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे समीर के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो ढीठ बनकर हंसने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं घर जाते ही समीर से कहूँगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर नींद छाने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म में दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, समीर बहुत खुश था। घर पर फल भी लेने लगा था, पहले भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी, फिर ये रोज़ रोज़ की अय्याशी कैसे हो रही थी। घर आते हुए वे रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे समीर की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल करो, इसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे, कहते थे जानती हो तुम्हें मैंने अपनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली के ज़रिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी समीर को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब। मेरी बात पर हंसने लगे, कहने लगे मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था, मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन कर, सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाले को निकलते देखा था, फिर मैंने उससे कहा कि अगर वे मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उससे अच्छी खासी रकम दूंगा। वे मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो समीर की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़ उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मेरे लिए उसने इतना सब कुछ किया, मेरे लिए मेरे दिल में समीर की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे समीर ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा नहीं समीर, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के अंदाज एकदम बदले थे, मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा, वे लोग इतने चाहते हैं तुम्हें, बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, ना जाने वहाँ कैसे खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ
वहाँ क्या काम आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। समीर तो बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझसे इनकार नहीं करना। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उससे कही थी, लेकिन समीर का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वे मेरी आंखों में देखे बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का ये रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मेज के खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपने प्लेट में डाले थे और लगा लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही समीर के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा समीर को किया था। ये देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। समीर ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भरते कहने लगे, पूरा ख़त्म करो। वे घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वे सब्जी ख़त्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत ख़राब हो गई थी। अब तो मुझे समीर पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले ही मैं तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई थी तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात समीर के 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वे बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाएं। ये भी आपकी तरह बड़ी कमाल चीज़ है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की? मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं इकट्ठा हो गए। ये देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। क्या कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुम्हें? हम औरतें देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं, तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि ज़ुबान संभाल कर बात करो। वे कहने लगा, क्यों सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझे तमीज़ की बात कर रही हो? ये लफ्ज़ सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज़ थी कि जिसने सुनी तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर ये शख्स आपके साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीन चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तोड़ दूं। उस आदमी को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर समीर को इसकी हरकत बताऊंगी। वे लोग कितने बदतमीज़ हैं और वे हर इतवार मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वे कहने लगा कि ये बाजारू औरत है जिसमें फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने कहा कि ये बकवास कर रहा है। ये सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो? वे भी तब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, अगर मेरी बात
पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरा शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वे आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी ये सब क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकराकर रह गया था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वे फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फ़ौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो समीर का मूड खराब था। कहने लगा, रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुमको मायके रहना हो तो तुम बाकी डे में जाकर रहना। एक इतवार की ही तो छुट्टी मिलती है। मुझे वहाँ पर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वे गुस्से से मुझ पर ही चिल्लाता और मुकर जाता। इस बार जब वे मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया तो उस वक्त उसका वे दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाज़ार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन वॉशरूम में चली गई। मुझे वहाँ खाना अपने हज़म नहीं करना था, इसीलिए मैंने अपने हलक में उंगली डालकर जल्दी से उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसीलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आ गई और बेहोशी होने का नाटक करने लगी। समीर ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में लेकर मुझे बेड पर लिटा दिया। वे अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। समीर कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, वे अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहे ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है। इस गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। ये कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वे लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वे सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे उठकर बैठता देखकर समीर और बाकी आदमी के भी रंगत उड़ गए। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए ही थी, इसीलिए कि जिससे वे बेच करके पैसा कमा सकता था। समीर जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी या नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वे करता क्या है। अपनी बेटियों के साथ शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करे कि कहीं कोई समीर जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।